अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साल 2021 का सूरज तल्ख और शीरी यादें लिए गुरूब हो गया है, मगर ये बरस भी दीगर मामलात के साथ साथ तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस पर कई सवालात छोड़े जा रहा है। 2014 के बाद 7वां बरस भी गुजर गया है, मगर तहरीक इंसाफ के चंद अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया और ना ही गैर कानूनी रकूम मुंतकली पर कोई सजा सुनाई गई है। अब अगले साल को दीगर बरसों की तरह तहरीक इंसाफ के लिए खतरनाक तरीन करार दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 4 जनवरी से करने का ऐलान कर दिया है। ईसीपी ने पीटीआई के जीएम फाइनेंस मोहम्मद अरशद और पार्टी के वकील शाखावर को नोटिस जारी किया है। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर और उनके वकील अहमद हसन शाह को भी नोटिस जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस मौजूदा सियासी मंजरनामे में खासी अहमियत इख्तियार कर चुका है। तहरीक इंसाफ पर इल्जाम है कि पार्टी ने बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से भी फंड्स हासिल किए, जिसकी पाकिस्तानी कानून इजाजत नहीं देता है। पीटीआई ने 6 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी और मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी जमात के अकाउंट्स की छान पटक का इख्तियार नहीं है। हुक्मरान जमात ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मामले की जांच पड़ताल के लिए बनाई गई स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार और इसे काम करने से रोकने के लिए भी हुक्म इम्तनाई हासिल किया, स्टे ऑर्डर्स लेती रही। अगर किसी जमात पर ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने की सबूत मिल जाएं तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त की हुकूमत को उस जमात के खिलाफ रेफरेंस भेजेगा, जिस पर अमल दरामद करना हुकूमत वक्त के लिए लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन इस सियासी जमात को कलअदम करार देने के हवाले से वफाकी हुकूमत को लिखेगा और वफाकी हुकूमत 15 रोज में यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस को दुरुस्त मानती है, सूरत में सियासी जमात खत्म हो जाएगी। सियासी जमात खत्म होने की सूरत में उस जमात से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट के अलावा अरकान सूबाई असम्बली और लोकल हुकूमत के नुमाइंदे भी नाअहल हो जाएंगे। यानी अगर फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा आता है तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को खतरा होगा, बल्कि इस वक्त उनकी जो नुमाइंदगी है पार्लियामान के अंदर, वो तमाम तर नुमाइंदे भी नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या 2022 में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा? स्क्रूटनी कमेटी के सर्वमोहर लिफाफों में क्या राज छुपा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ओपन हेयरिंग करेगा तो सामने आएगा? क्या तहरीक इंसाफ तहलील हो सकती है? क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन केस का फैसला कर पाएगा? क्या फॉरेन फंडिंग केस से केस की मुद्दई को जो तवक्कुआत हैं वो तवक्कुआत पूरी होंगी? इन सवालात का जवाब भी जानेंगे, मगर तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्टी को महफूज रास्ता देने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। चेयरमैन नैब के लिए नई शख्सियत की तैनाती के अलावा इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का तकर्रुर भी तहरीक इंसाफ के लिए अहम बन चुका है। वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के जरिए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी करना है, जबकि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के लिए भी हुकूमत को अपोजिशन से मुशावरत करना होगी, क्योंकि चेयरमैन नैब भी अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं। उसके बाद एक नया चेयरमैन नैब अपॉइंट किया जाना है। उस हवाले से अपोजिशन के कुछ नाम तो सामने आए, लेकिन हुकूमत अभी तक चेयरमैन नैब के हवाले से कोई नाम प्रपोज नहीं कर सकी है। इस हवाले से गैर जानिबदार मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि हुकूमत को वही चेयरमैन नैब सूट करता है जो हुकूमत के ईमा पर काम करे, क्योंकि अब तो ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि पॉलिटिकली अगर ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करना हो तो हुकूमत नैब के टूल को इस्तेमाल करती है। और कहा जा रहा है, ऑपोजिशन ये चार्ज करती है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब बड़े मौजू उम्मीदवार है चेयरमैन नैब के लिए, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब ने खुद ही गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह कर दिया कि वो मुतमन्नी नहीं है, ख्वाह नहीं है कि उन्हें चेयरमैन नैब लगाया जाए। फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख के हवाले से कहा जाता रहा। इस हवाले से ऑपोजिशन जो है वो क्या एलिगेशन लगाती है हुकूमत वक्त पर, ज़रा उसकी एक झलक रखता है। उसमें पेशरफ नहीं हुई, हमने नाम शॉर्टलिस्ट किए थे और उसमें 2 नाम 2 शॉर्टलिस्ट हुए थे पंजाब से और 2 हुए थे KPK से। उसके बाद हमने उनको कहा कि पंजाब आप होंगे, KPK में आपकी अक्सरियत है, आप वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ का मेंबर आप मुंतखब कर लें इन 2 में से। जब शॉर्ट लिस्ट हो गया तो फिर अब इतराज़ वाली बात तो कोई ना करेगा, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, उनको भी हमें भी और पंजाब से हमें भी। तो उसके ऊपर ख्वाजा साहब ने कहा कि नहीं जी पंजाब हमें, तो यहाँ पे बात जो है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो रुकी हुई। अब ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर डेडलॉक है जो अभी तक बरकरार है, लेकिन चेयरमैन नैब के हवाले से ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई नाम सामने नहीं आया और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मामले पर खुद ही वजाहत देना भी शुरू कर दी है। अंग्रेजी रोजनामे दी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का कहना था कि ना ही उनसे किसी ने राब्ता किया है और ना ही उन्हें किसी सरकारी ओहदे में दिलचस्पी है। उनका कहना था कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए दस्तयाब नहीं हूं। उनसे जब पूछा गया कि अगर किसी हुकूमती ओहदेदार ने उनसे राब्ता किया या उन्हें चेयरमैन नैब के ओहदे की पेशकश की तो क्या वो उसे कबूल करेंगे, तो उनका कहना था कि वो किसी भी हुकूमती ओहदे के लिए दस्तयाब नहीं है और वो चाहते भी नहीं है कि वो कोई हुकूमती ओहदा ले, वो चेयरमैन नैब का ओहदा हो या कोई दूसरा ओहदा हो।
जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का नाम सोशल मीडिया इंसाफ के अंदरूनी हलकों की जानिब से मौजूद बहस बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या साकिब निसार को चेयरमैन नैब बनाने के लिए हुकूमत ने उनसे कोई राब्ता किया है? क्या हुकूमत साबिक चीफ जस्टिस को कोई ऑफर दे रही है? अगर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार को ओहदे में दिलचस्पी नहीं थी तो उनका नाम संजीदगी से क्यों लिया जा रहा है? एक ऐसे वक्त में जब राना शमीम के बयान हल्फी पर फर्द जुर्म आयद करने की बातें हो रही हैं, साकिब निसार को सरकारी ओहदा देने की बात क्यों हो रही है? क्या हुकूमती वज़रा जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं? फॉरेन फंडिंग केस, चेयरमैन नैब की मंजूरी और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए मंजूर नजर अफराद के नामों की मंजूरी लेना हुकूमत के लिए अहम है। और अब जब नया साल शुरू होने जा रहा है, साल 2022 शुरू हो रहा है, तो कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी हैं जो बड़ी अहम हैं। और उन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, उन ओहदों के ऊपर कौन कब किसे अपॉइंट करता है और फिर क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं, यकीनन ये सब सोचने की बातें हैं। और क्या फॉरेन फंडिंग केस साबित हो सकेगा? और क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस की अगर सिर्फ इम्प्लीकेशंस को ले लिया जाए तो वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा पोचाल बपा कर सकता है। फॉरेन फंडिंग केस के जो पिटिशनर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, फाइनली 2021 कम्स टू एन एंड। 2014 में आपने पिटिशन फाइल की थी, कई साल गुजर गए, एक और साल सही, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा नहीं आ सका। इस साल भी 2022 शुरू होने जा रहा है, आपको उम्मीद है कि ये साल कंक्लूसिव हो सकेगा एज फार एज फॉरेन फंडिंग केस इज कंसर्न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। 7 साल हो गए, 8वां साल चढ़ गया फॉरेन फंडिंग केस का। तो इससे पहले बहुत सारे दिसंबर 31 गुजर गए। मैं 2 रकात नफल पढ़ के इस केस को जब मैंने फ़ाइल किया, उस दिन सुबह मैंने 2 रकात नफल, ये मैंने अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए कि ये एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है हमारे मुल्क के साथ, जब मेरे सामने सारी हकीकत आ गई और मैंने कहा नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो अल्लाह का करम है कि आज वो वक्त पहुंचा है जहाँ पे पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी जो है वो ये समझ चुकी है कि इस केस में उसके क्या मुख्तलिफ पहलू हैं और किस तरह अवाम से धोखा दिया गया और बहुत बड़े पैमाने पे माली बेकायदगियाँ हुई हैं। तो मैं अपना हक़ अदा कर रहा हूँ अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से। और मैं उन लोगों में से हूँ, मैं रेहान ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ, जब मैंने ये केस किया तो मेरे सामने वो हकीकत आ चुकी थी। तो बुराई जब बड़े पैमाने पे सामने नज़र आ रही हो, उस वक्त उसको रोका जाता है। अगर ये केस सबूत और तहकीकात की बुनियाद पे 1 साल 1.5 साल में इसका फैसला हो जाता तो आज पाकिस्तान की तकदीर ये ना होती कि हम तबाही के दहाने पे खड़े, कि हमारी मईशत तबाह हो गई है, स्क्रूटनी कमेटी के सामने आप पेश होते रहे, मुल्क फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब और दीगर भी स्क्रूटनी कमेटी में आते रहे। वो पब्लिकली तो ऑब्वियसली चीजें सामने नहीं है, वो तो हमें आपकी मीडिया टॉक से पता चलती हैं। लेकिन अभी 4 जनवरी से फॉरेन फंडिंग केस की ओपन हियरिंग होने जा रही है। जो आपका मुतालबा था, जो खान साहब ने कहा कि इसको बराह रास्त पीटीवी पर नशर किया जाना चाहिए, तो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस केस में? जीएम फाइनेंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी बुलाया गया, उनके काउंसिल को बुलाया गया है, आपके काउंसिल हैं, आप वहां पर पेश होंगे, तो डू यू थिंक कि ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है? देखें, पेशरफ्त यकीनन है, कितनी बड़ी है ये वक्त बताएगा। क्योंकि जहाँ तक आपने जिनका जिक्र किया कि पीटीआई के जो लोग हैं, उनसे मेरा इस केस का कोई ताल्लुक नहीं है। वो केस है जो उन्होंने मैंने 2014 में ये केस किया, उन्होंने अपनी मुखालिफ जमातों के ख़िलाफ़ यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ 2017 में केस किया। और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इमरान खान का एक केस मौजूद है मेरे खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है, जबकि वो खुद अपने मुखालफिन के खिलाफ जो केस करते हैं उसकी स्क्रूटनी कमेटी में बैठे हुए। तो उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये 2014 में केस है, इसकी अपनी नौयत है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसमें 28 बैंक अकाउंट्स जो स्टेट बैंक से आए हैं ये अभी तक हमसे खुफिया रखे गए? 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट्स में पीटीआई तस्लीम करती है कि बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग हुई, हमसे अभी तक छुपा के रखा गया है और कमेटी ने इनकार किया। तो जहाँ तक कमेटी का मामला है, कमेटी मार्च 2022 में उसके 4 साल पूरे होते हैं। मैंडेट उसको 1 महीने का मिला था मार्च 2018 में। उसके बाद जिस तरह हमने लिख के मार्च 5, 2020 को अपनी रिजर्वेशंस कमेटी के बारे में दी, फिर हमने अगस्त में दी, लेकिन हमारी आप सारी रिजर्वेशंस, हमारी शिकायत, सारी सब कुछ दरगुजर कर दें। आप सिर्फ अगस्त 27, 2020 का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला अपनी कमेटी की पहली रिपोर्ट के बारे में पढ़ लें।
उन्होंने जो जिस तरह उसको मुस्तरद किया है कि आपने 28-29 महीने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई तहकीकात नहीं की, आपने कोई this is something very important and सर्टिफाइड। interesting at the same time. आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के बैंक अकाउंट्स, उनकी खुफिया इंफॉर्मेशन, मालूमात तक स्क्रूटनी कमेटी ने आपको रसाई नहीं दी, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी ने तो वो पावर्स एंजॉय किए हैं जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की पावर्स होती हैं, और उनको एक बड़े स्पेशल पर्क्स थे, उन्होंने अपने तौर पर फैसले भी किए हैं। आपको एक्सेस नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स तक? अभी तक हमें एक्सेस नहीं मिली। अभी तक हमें 28 बैंक अकाउंट जो स्टेट बैंक के जरिए ओरिजिनल अकाउंट्स पीटीआई के निकले, वो हमसे खुफिया रखे गए। अभी तक मुलाजमीन के 4 मुलाजमीन जिनके अकाउंट्स में पैसा है, हमसे खुफिया रखे गए। अभी तक हमने जो 6 बैनुल अक़वामी अकाउंट्स इनके दरियाफ्त किए, जिसको तस्लीम करते हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स ऑफ पीटीआई, हमसे खुफिया हमें बताया तक नहीं गया कि वो अकाउंट्स किधर है। तो इसलिए हम तो इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस इलेक्शन कमीशन में आए। इलेक्शन कमीशन ने फिर 14 अप्रैल 2021 को एक ऑर्डर पास किया। उसमें उन्होंने हमें पीटीआई ने जो दस्तावेज़ात जमा कराई थी उस तक हमें एक्सेस दी, एक्सेस नहीं दी, उन्होंने सिर्फ परूसल दिया। उनका आप इसको देख सकते हैं 2 ऑडिटर्स के जरिए। हमने 100 पेज की रिपोर्ट बड़ी दुश्वारी में वो किया, क्योंकि हमें सेल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं थी, हमें लैपटॉप ले जाने की इजाज़त नहीं, हमें उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करने की इजाज़त नहीं। उसके बावजूद हमारे ऑडिटर्स ने पूरा दिलजान से 8 दिनों में 100 पेज की रिपोर्ट, साइंड ईच पेज, जिसमें 2.2 अरब रुपए की बेकायदगी उनके अपने अनसर्टिफाइड डॉक्यूमेंट से निकले हैं। अभी हमने 28 बैंक अकाउंट नहीं देखे जो स्टेट बैंक से। तो हम इलेक्शन कमीशन को तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कमेटी जो है ये नाकाम हो चुकी है, ये नाकिस। स्क्रूटनी कमेटी के कुछ रेजर्वेशंस थे। स्क्रूटनी कमेटी का ये जवाब था कि हम नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। अब जबकि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करा दी हैं और ईसीपी फाइनली ओपन हियरिंग करने जा रहा है, तो आपको लगता है कि नाउ इट्स गोइंग टू बी कंक्लूसिव? फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क के खातिर देखिए, हमने इसको कंक्लूजन पे लेके जाना है। ये मेरा कोई जाती केस नहीं है, ये मेरी कोई जाती जंग नहीं है। ये तमाम जो मुनसिफ हैं, जो मुनसिफ के ओहदों पे बैठे हुए हैं, ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, सबूत की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, और जहां जहां एविडेंस छुपाया गया है वो एविडेंस पब्लिक के सामने रखे। तो हमारी तो ये उम्मीद है, हम इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को रखते हैं, जब ये ओपन ट्रायल होगा तो ये तमाम हकायक अवाम के सामने भी आएंगे और उन हकायक की बुनियाद पे फैसला भी हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर ये हुआ तो पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल जाएगी। ये पाकिस्तान की सियासत का एक माइलस्टोन मुकदमा होगा जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कोर्स को चेंज कर देगा। क्यों चेंज करेगा? वो इसलिए कि एक सियासी जमात अपना एहतसाब करेगी, और जो हाकिम वक्त है, जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, जब उसका एहतसाब होगा, उसकी लीडरशिप का एहतसाब होगा, तो सही मानों में पाकिस्तान में सियासी जमातें एक इदारा बनेंगी और लीडरशिप की एक नर्सरी बनेगी। ये मेरा बड़ा मकसद है। मैं बारहा आपसे पूछता रहा हूं, और आपने मुझे ये कहा था कि इस केस का फैसला तब होगा जब वक्त का तकाजा होगा। आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। अकबर साहब, वक्त का तकाजा है, वो वक्त आन पहुंचा है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाना चाहिए? मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा इसलिए है कि ये अब पाकिस्तान का तकाजा है। अगर तो पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस में है, जो कौमी सलामती का क्राइसिस बनता जा रहा है, वो आपका इकोनॉमिक कोलैप्स है, जिसके जरिए आपसे इंटरनेशनल लेंडर्स जो हैं वो एक एजेंडा, उसको मकसद पूरा करें। और मैंने ये एक इंटरव्यू में कहा भी था, मैंने कहा अल्टीमेटली आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी इस मिस गवर्नेंस से, इस इकोनॉमिक कोलैप्स से। तो हमें आज इसका रास्ता रोकना है। अगर अब भी वक्त नहीं है इस केस के फैसले का, तो शायद वक्त गुजर जाए और फिर उसका जो नुकसान हो वो पूरी कौम देखेगी और हम सारी उम्र पछताएंगे। अकबर साहब, लास्टली ये कहिएगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये ओपन हेयरिंग पीटीवी पर नशर होनी चाहिए। अब जब 4 जनवरी को ईसीपी ओपन हेयरिंग करने जा रहा है, तो हम उम्मीद रखें कि ये पब्लिक होगी और ये पीटीवी पर नशर भी होगी। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? बहुत ज़रूरी है। मैं इमरान खान की इस बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि वहाँ पे मीडिया की कवरेज हो और लाइव हो, पाकिस्तानी पब्लिक को पता चले हकीकत, पाकिस्तानी पब्लिक को पता चले कि यार कौन लोग थे, ये क्या दावे करते थे और इनकी हकीकत क्या है। आइंदा के लिए एक बहुत बड़ा लेसन बनेगा, आइंदा सियासी और जमातों के लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन होगा।
तो हम तो ये टोटली मैं सेकंड करता हूं इमरान खान के इस मुतालबे को, और आई होप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीडिया को मुकम्मल आज़ादी से इस केस को लाइव कवरेज की इजाज़त दे, ताकि वो जो फैक्ट्स सामने आएंगे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करेंगे, वो पाकिस्तान में एक रियलिटी सामने लेके आएंगे, क्योंकि वो हार्ड एविडेंस है। हार्ड एविडेंस हमने पेश किया है, हार्ड एविडेंस स्टेट बैंक ने अपने अकाउंट्स के जरिए, हमारे ऑडिटर्स की रिपोर्ट के जरिए जो बड़ी बेकायदगियां हुई हैं, यानी आप सोचें इसमें एक बेज़ाब्तगी नहीं हुई, इसमें अकाउंट छुपाए गए हैं। 16 अकाउंट्स हर साल 9 से 13 तक छुपाए गए हैं, कंसील किए गए। इसमें बड़े बड़े अकाउंट्स हैं जिनमें सिग्नेटरीज के नाम छुपाए गए हैं, जो स्टेट बैंक की उन ओरिजिनल अकाउंट्स में मौजूद है, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान शामिल हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं ये हकीकत रख रहा हूँ। अकाउंट्स ऐसे बनाए गए, यूबीएल का एक अकाउंट है जिसमें पैसा आता है, अगले दिन रुपए में कन्वर्ट होकर चला जाता है सीक्रेट अकाउंट्स में, किसी को पता नहीं। वो अकाउंट किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, छुपाए गए हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे इसमें प्राइवेट अकाउंट्स में जब पैसा आता है, हुंडी के जरिए आता है, उसको कंसील किया जाता है। ये बड़े क्राइम्स हैं। ये वो नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन कवानीन के तहत आते हैं, ये क्रिमिनल उसमें आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर इस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। जहां साल 2022 में बड़ी बड़ी हैपनिंग्स एक्सपेक्टेड है, वहीं फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2014 में ये पिटीशन हुई, 7 साल गुजर गए हैं, नया साल आ रहा है 2022 में। अगर ये केस कंक्लूसिव होता है, रिजल्ट आता है, तो ऑब्वियसली अब कोई ज्यादा मुश्किल में नहीं होगा सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत के। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मिनी बजट क्या वाकई आवाम के लिए सब अच्छा है? इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनी बजट मंजूर कराने के लिए पुरएतमाद दिखाई दे रही है। हुकूमत का दावा है कि ऑपोजिशन का शिराजा बिखर चुका है, यही वजह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का रुख नहीं कर रही। साथ ही दावा किया जा रहा है कि हुकूमत आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाल रही। साथ ही हुकूमत को डर है कि उन्हें मिनी बजट की सूरत में गैर मकबूल फैसलों की कीमत भी चुकाना पड़ सकती है। सब हुकूमती रद्देमल क्या है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने। 32 अरब डॉलर हमने वापस किया है इन 3 सालों में। तकरीबन हमने जो भी कल का आया है आपके सामने, उसमें हमने इस अगले 2 सालों में मिला के 55 अरब डॉलर वापस कर। जिस मुल्क ने 55 अरब डॉलर वापस करना हो, तो आप अंदाज़ा कर लें कि हम जब आप कहते हैं कि कर्जे ना लें, ये ना करें, वो ना करें, तो क्या करें। यही तो वो हरकतें हैं जो जरदारी और नवाज शरीफ की जो लेगेसी है, जो उनकी वरासत है, जो हमें भुगतना पड़ रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन वाले तो भागे हुए हैं। सबसे पहले तो वो वापस आए ना, बात तो उनसे करते हैं जो कि वापस मैदान में तो हों, तो मैदान में ही नहीं है। जब मैदान में आएंगे तो कोई बात करेंगे। अपोजिशन भी जो थी ना, वो इमरान खान ने करके दिखाई दी। हर दफा जब भी IMF की डिमांड आई, हमने नए टैक्सेस लगा दिए, लेकिन पुरानी जो एग्जेम्पशंस थी, जो एम्बेडेड थी विद इन द सिस्टम, जो किसी न किसी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप से कंसर्न करती थी, उन पे किसी ने नहीं हाथ डाला, क्योंकि पॉलिटिकली इट वाज वेरी वेरी अनपॉपुलर। जब एग्जेम्पशन विड्रॉ होती है तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से उसका कोई ना कोई रेवेन्यू इम्पैक्ट आता है। हुकूमत गैर मकबूल फैसले करने में भी कोई आर महसूस नहीं कर रही, बल्कि बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। मिनी बजट में जो कुछ हुआ उसका भरपूर अंदाज में दिफा हो रहा है, जबकि ऑपोजिशन भी इन फैसलों के मामले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऑपोजिशन जमातें कौमी असम्बली के इजलास से तो गैर हाजिर रही, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए मिनी बजट पर शदीद तनकीद की। 19.5% महंगाई थी। उस महंगाई के दौर में इमरान खान के ये 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस मजीद महंगाई लेकर आएगा। मिल्क पाउडर के ऊपर टैक्स लगा दें। इस महंगाई के दौर में आप इन्फेंट फार्मूला के ऊपर टैक्स लगा दें। खाने पीने का तेल जो नवाज शरीफ के जमाने में 150 रुपए किलो होता था, जो आज 400 रुपए किलो है, इस पे मजीद टैक्स लगा दिया। मिनी बजट के अंदर दवाओं के लिए केमिकल आते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। मुझे बताएं, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को क्या दरगोर कर दें, कब्र में उतार दें? आपके टैक्स पूरे होते जाएं, चाहे लोग दरगोर हो जाएं। पिसे हुए अवाम को आप और कितना बोझ डाल रहे हैं उसके ऊपर। 6.5 और 5.5 महीने में आप 350 अरब उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी इन्फ्लेशन को उठाकर कहीं भी पहुंचा दे, आपकी आवाम को किसी तरीके से भी ट्रीट करे, महंगाई का जो हशर करे, मईशत का जो हशर करे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा।
ऑपोजिशन मिनी बजट में कौमी असेंबली में मजामत की बजाय कैमरों के सामने मेला सजाया, जबकि हुकूमत का दावा है कि मिनी बजट में आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हीं नारों और दावों के बीच अवाम के ज़हन में सवालात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑपोजिशन अहम कानून साजी और मिनी बजट के मामले पर गैर हाजिर क्यों है? क्या मिनी बजट से आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा? मिनी बजट से कौन सा तबका ज्यादा मुतासिर होगा? हुकूमती दावों में हकीकत कितनी है? इन्हीं सवालात के बीच हमने कोशिश की है कि मिनी बजट की मंजूरी से आम आदमी का माहाना बजट कितना मुतासिर होगा। मिनी बजट महंगाई की नई लहर को जन्म देगा, क्योंकि अगर मिनी बजट का जायजा लिया जाए तो मुल्क में बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी आइटम्स जो हैं वो आम आदमी इस्तेमाल करता है, डबल रोटी वो खाता है, जिसमें अमीर और गरीब दोनों शामिल हैं। अब उस पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। इसी तरह पैकेट्स में दस्तयाब मिर्च और मसालों पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया गया है, जिसका खरीदार अमीर के साथ साथ गरीब आदमी भी होता है। अब जो रॉ मटेरियल है उस पर सेल्स टैक्स है। ऑब्वियसली जब कॉस्टली रॉ मटेरियल आएगा तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। इतनी कंपेटिटिव मार्केट में हम कैसे कम्पीट करेंगे? सनतकार इस हवाले से शदीद तनकीद कर रहा है। सारिफीन को ज़्यादा महंगी मसनूआत इंडस्ट्रियलिस्ट यकीनन बेचेंगे, जिसके खरीदार अमीर और गरीब दोनों हैं। हुकूमत का दावा यह है कि पाकिस्तान में दरामदी महंगाई है, यानी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, इसलिए दरामदी अशिया पर टैक्स आएगा। दुनिया में इस वक्त 10 साल में तो सबसे बुलंद तरीन प्राइसेस हैं। यूके के बीच में जुलाई के बीच में प्राइसेस जो हैं वो 51% बढ़ी हैं। अमेरिका के बीच में जहां 1 से 2% इन्फ्लेशन होती थी वो इस वक्त 8.5% चल रही है। जो हम इंपोर्ट करते थे 1 साल के अंदर 53% उसके बढ़ गए। हमने चीनी इंपोर्ट की, दालें इंपोर्ट की, और वो जो तकरीबन दुगना हो गया जो कि पाम ऑयल है, जो कि घी पाकिस्तान में जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान है जिसने ये देखा ये इजाफा कीमतों के अंदर, तो वो ऐसा नहीं हुआ, वो तमाम दुनिया के अंदर हुआ। और महंगाई जो है ना ये नहीं चली जाएगी, ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल प्राइसेस में बढ़ी है, इतनी हमारी कॉस्ट हो रही है। आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। बिला तमीर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहबा हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया साहबा, एक तासुर ये है कि इस मिनी बजट से ये जो $1 अरब की ट्रांच आपने IMF से लेनी है, वो $1 अरब तो IMF से लेना है, लेकिन $2 अरब आप आवाम की जेबों से निकलवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। एक बात से शुरू करती हूँ और डिटेल में मैं सारा कुछ समझा देती हूँ। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो और मुनाफिक भी बला के। ये मैं आपको नहीं कहा, ये मैंने ऑपोजिशन। आलिया साहब, ये आपने लिखा है आलिया साहब, ये आपका लिखा हुआ शेर। आपको भी डेडिकेट कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको नहीं कहा। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपके शेर को। मैं पूछ रहा हूँ कि ये शेर आपने लिखा है आलिया हमजा साहब? नहीं जी, मैं शेर नहीं लिखती, आपको मैं सिर्फ समझा देती हूँ कि मैंने कहा क्यों है। बकौल हमारे ऑपोजिशन लीडर्स के और बकौल हमारी ऑपोजिशन के, इस वक्त तो IMF को चाबी, स्टेट बैंक की चाबी लेने वहां बाहर खड़ा हो जाना चाहिए था। हमने तो मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया था। एक सुनामी आ जाना था महंगाई का। क्या कुछ ऐसा हुआ? 24 घंटे तो इस वक्त गुजर चुके हैं। अच्छा, इतना तेज मिनी बजट है, आप कहती हैं कि 24 घंटे में असरात आना शुरू हो जाएंगे? देखिए जी, असरात वो तो जो तूफान लेकर आए हुए थे पिछले 1 महीने से, उसके असरात तो हमें लग रहे थे इतनी ही जल्दी आ जाएंगे। नहीं आलिया हमजा साहब, हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं कि इस मिनी बजट से महंगाई कैसे नहीं आएगी और आम आदमी कैसे मुतासिर नहीं होगा। मैं यही समझाने लगी थी, मैंने इसीलिए बात यहाँ से शुरू की थी। देखें, ये आप इसको मिनी बजट भी ना कहें, आप इसको कहें रिफॉर्म बजट। इसको रिफॉर्म बजट कहना चाहिए। रिफॉर्म बजट इसको क्यों कहना चाहिए ये मैं समझा देती हूँ, और अपोजिशन को इस पर तकलीफ क्यों है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली आज तक हमारी, क्योंकि ये लोग सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, करप्शन करते थे, हवाला हुंडी करते थे, तो सारा इनको सिर्फ एक ब्लैक इकोनॉमी चाहिए थी। इसे कोई दस्तावेजी मईशत या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं चाहिए। शायद कहीं IMF, शायद कहीं जिसे मैं कह दूं फेटिफ, इस मुल्क के साथ ना नेकी ये कर गया कि वो बहुत सी चीजों को डॉक्यूमेंट कर गया। जिस तरह फेटिफ की कंडीशंस पूरी करते करते हमें मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन रोकनी पड़ गई, बिल्कुल इसी तरह से आज हम ये कह रहे हैं कि हम ब्लैक इकोनॉमी को हम दस्तावेजी माशियत की तरफ लेकर जा रहे हैं। मसला ये था, ऑपोजिशन को ये बातें इसलिए नहीं समझ आती थी क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेड हालत में। अच्छा आलिया हमजा साहबा, ये तो चले दिली दूरस्त है कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो जाएगी। नहीं देखिए, अब आपने शेर सुनाया, मैं शेर नहीं सुनाऊं आपको, मुझे इजाजत दें कि मैं भी शेर सुनाऊं, वो आपके लिए नहीं होगा।
लेकिन एक शेर बड़ी शिद्दत से मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहा है। नहीं, आप कीजिएगा ना, जरा मुझे एक बात समझा लेने दे, फिर आप सारी बातें कीजिएगा। बेसिकली इनको ये बातें क्यों समझ में नहीं आनी थी, क्योंकि इनको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो चाहिए थी, फालूदे वाला, पापड़ वाला, मिल्स के क्लर्कों के शनाख्ती कार्ड, अकाउंट नंबर से चाहिए थी। बाकी कौमी मामला तो ये चलिए आलिया हमजा साहब, आप तो साल भी नहीं आ रहा है, आप अपना रेट्रिक चेंज कर ले कम से कम। रीजन देखिए क्यों रेट्रिक चेंज करने, बात सारी है कि जो इन्होंने सारा एक बनाया, हमारे अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाया, अब तो मीडिया को हमारा साथ इसलिए देना चाहिए कि वो क्या निकला। आज आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको किस बात पे एतराज था, मिर्चों के ऊपर क्यों टैक्स लगा दिया। भाई 33 साल तुम लोग आवाम की आंखों में मिर्चें झोंकते रहे हो, वो महंगी हो गई है तो अब तुम आवाम की आंखों में मिर्चें नहीं झोंक सकोगे, इसलिए इन्हें इस पे भी मसला है। अब मैं क्या कहूँ, मतलब आलिया साहब आप अभी मेरा अब वो शेर सुन लें, वो फिर मेरे ज़हन से स्किप हो जाएगा। आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है ये शेर। वो कहते हैं झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो ये बस मेरे जहन में आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको सुना दूं। अब इनफैक्ट फॉर्मूला भी महंगा हो गया। डेडिकेट कर दूं तो कैसे? नहीं, मैं आपको नहीं डेडिकेट कर रहा, मैं तो सिर्फ मैं तो जवाबन एक शेर पढ़ रहा हूँ। आपको तो नहीं कर ही रहे हाथ साहब, आपको तो हम समझते हैं, समझदार एंकर्स में, मैं तो उनको कह रही हूँ जो लिफाफा लेते हैं और उसके बाद महंगाई का वो राग अलापते हैं, और जो ये कहते थे कि मिनी बजट आएगा तो महंगाई का सुनामी आ जाएगा, यकीन माने उससे तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो खबरें चला के महंगाई कर रहे हैं ना, मेरा ये ख्याल है कि अदरवाइज ये सेगमेंट मेरा महफिल मुशायरा हो जाएगा। मुझे सादा से सवाल का जवाब दें कि ये जो इन्फेंट फॉर्मूला के ऊपर सेल्स टैक्स लग गया है और उसके बाद ये मिर्चों वाला भी मामला है, वैसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, डबल रोटी आप भी खाती होंगी आलिया हमजा साहिबा, वो गरीब आदमी भी खाता है, उसके बच्चे भी खाते हैं, तो वो तो महंगी होगी ना। देखिए जी, मैं सबसे पहले जो बात बताना चाह रही हूँ ना, वो ये है इनकम टैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा है। एक जो ये जो सारी आज बात करें ना, आपको मैं जरा हिस्ट्री इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये भी भूल जाते हैं और हमारे अवाम को याद कराना पड़ता है कि जो जीएसटी टैक्स था, जनरल सेल्स टैक्स जिसे कहते हैं, वो माशाल्लाह से उसका ख्वाब तो वाकई मियां साहब ने 90 की दिहाई में देखा था और 14% लगाया था। मुशर्रफ साहब ने उसे 15% कर दिया, पीपल्स पार्टी ने उसे 16% कर दिया, फिर जब नून लीग आई उसने 17% कर दिया। हमारी एक वाहिद हुकूमत है जिसने ना ये लगाया और ना इसको बढ़ाया। हम तो ये कह रहे हैं कि एक जनरलाइज सेल्स टैक्स हम कर रहे हैं। उसके बाद और जितनी अशिया पर आपने 17% लगा दिया है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 17% का वर्ड लगा देना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, अब मैं यही बात बता रही हूँ ना कि करने वाले ये, भुगतने वाले हम, बातें ये सारी करते हैं और उसके बाद भुगतते हमें नहीं। अवाम क्या है, देखिए हम एट द कॉस्ट ऑफ और पॉपुलैरिटी हमें टैक्स रिफॉर्म्स करनी पड़ती है, ऑन द कॉस्ट ऑफ और पॉपुलैरिटी हमें डॉक्यूमेंटेशन। मुझे सिर्फ एक चीज कौन सी टैक्स? मैं वही बता रही हूँ सर, मैं अगर बात पूरी करूंगी, ये हुकूमतें जीएसटी लगाती थी अपने टैक्स रिफंड पूरे करने के लिए, अपनी टैक्स कलेक्शन पूरी करने के लिए। किस लिए लगा रही? अब जो हम, और सुन लेना, और इन्होंने आज तक टैक्स रिफंड नहीं दिए थे। अब मैं खुद हूँ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को मैं देखती हूँ, हमने इवन आप यकीन करें पीपल्स पार्टी के दौर के भी रिफंड दिए, पीएमएलएन के दौर के भी टैक्स रिफंड दिए, रिकॉर्ड टैक्स रिफंड दिए। हम ये कह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि हम डॉक्यूमेंट करेंगे। फार्मा के ऊपर जो टैक्स लगा है उन्हें वो दैट इज रिफंडेबल एंड एडजस्टेबल, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 20% इंशाल्लाह आलिया हमजा साहिबा, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक मुझे सिर्फ वो चार्ल्स डिगाल का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है। वो कहते हैं अच्छा हुक्मरान वो होता है जो वादे नहीं करता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा हुक्मरान और अच्छा सियासतदान उसको वादे नहीं करने चाहिए, अदरवाइज फिर पब्लिक पूछती है कि आपने ये वादा किया हुआ था। मुझे ब्रेक मुझे ब्रेक पर जाना है। आलिया हमजा साहिबा, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान सियासी तौर पर तन्हा कैसे हुआ है। ब्रेक के बाद मैं आपके मुस्तकबिल का सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क
वो एक अजीम कौम बने कि जिधर भी पाकिस्तान का दुनिया में पासपोर्ट कोई भी हमारा शहरी लेके निकले तो दुनिया कहे कि ये देखें पाकिस्तानी आ रहा है, दुनिया में इज्जत से देखे, हर पासपोर्ट की इज्जत हो, अपने पासपोर्ट की इज्जत करवानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से 3.5 बरस कबल कौम को ख्वाब दिखाया कि सब पासपोर्ट की इज्जत कराई जाएगी, दुनिया भर में पाकिस्तान को शानदार मकाम दिलाया जाएगा। मगर इन 3 बरस के दौरान पाकिस्तान अपने दोस्तों से महरूम हुआ है। मगरब बिलखुसूस यूरोप पाकिस्तानी क़यादत से बात करने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर का टेलीफोन सुनने के लिए बेताब हैं। चीन की जानिब से शिकवे हैं, जबकि ईरान और अफगानिस्तान भी अपनी अपनी शिकायत लिए बैठे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सफारती नाकामी की वजूहात क्या हैं? यूरोप और अरब ममालिक पाकिस्तान से दूरियां क्यों बनाए हुए हैं? क्या पाकिस्तान सफारती तौर पर तन्हा हो रहा है? सवाल तो यह भी है कि पाकिस्तान की तन्हाई में हुकूमत का किरदार कितना है। इन सवालात और नाकामियों का जायजा लिया जाए तो वजारत खारजा समेत हुकूमत के वज़रा की जानिब उंगलियां उठ रही हैं। अरब ममालिक और चीन की नाराज़गी की वजह हुकूमती वज़रा के बयानात हैं जो उन्होंने 3.5 बरस के दौरान CPEC और मशरिक़ वस्ता के हवाले से दिए हैं। यूरोप के साथ ताल्लुकात खराबी की वजह खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मगरब के हवाले से मुतनाज़ बयानात को समझा जा रहा है। इस वक्त जो ममालिक पाकिस्तान के करीब हैं उन्हें भी हुकूमत खुद से दूर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। सफारती आदाब, जियो पोलिटिकल सूरत हाल और अखलाकियात से आरी वज़रा ने पाकिस्तान को सियासी और सफारती तन्हाई का शिकार बनाया हुआ है। गुज़श्ता दिनों सऊदी सफ़ीर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुलाकात हुई। वही सऊदी अरब जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, अब माशी मसाइल में घिरे हुए मुल्क को सऊदी अरब के डॉलर्स ने सहारा दिया है। लेकिन मोहतरम वज़ीर ख़ारजा सऊदी सफ़ीर के सामने इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बैठे हुए थे। रस्मी मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा का गैर रस्मी अंदाज सऊदी शहरियों को इंतहाई नागवार गुजरा। ये नागवार क्यों ना गुजरता? क्योंकि अरब रस्म व रिवाज में मेज़बान के चेहरे की जानिब पाँव रखना गैर अखलाकी समझा जाता है। सऊदी शहरी PTI दौरे हुकूमत में हुकूमत पाकिस्तान पर किए जाने वाले एहसानात याद करा रहे हैं। वो पाकिस्तान के सफारती आदाब और गैर अखलाकी रवैये पर चीख रहे हैं। वो सवालात कर रहे हैं कि और ख़ुद सऊदी अरब से जवाब तलब कर रहे हैं कि तकब्बुर आमेज़, रौनत आमेज़ रवैये पर रियासत अब तक खामोश क्यों है? तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तर्ज़ अमल को गैर इरादी करार दिया गया, मगर सऊदी शहरियों का मौक़िफ़ है कि शाह महमूद कुरैशी का ये रवैया हरगिज़ गैर इरादी नहीं है, बल्कि ये मेहमान और उस मुल्क की वाज़ेह तौहीन है जहाँ से मेहमान आया है। अब जब ये होता है तो उसके बाद हुकूमत के अपने सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल्स पर ये कहते हैं कि देखें कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो वज़ीर ख़ारजा हो या ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म हो, उनके कॉन्फिडेंस की मिसालें दी जाती हैं कि देखिए मेहमान के सामने टांग पर टांग रख के बैठे हैं, और फिर भले उनके पाँव का रुख मेहमान के चेहरे की जानिब क्यों है। इसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है और इसे इंतहाई फ़ख्रिया अंदाज में प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को उसकी औकात याद दिलानी चाहिए, ये अब सऊदी शहरी कह रहे हैं, और बताना चाहिए कि एहसान करने वाले दोस्त के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तानी वज़ीर के रवैये से मेहमान की बेइज्जती हुई है, क्योंकि अरब की सकाफत में ऐबदार है और सफ़ीर के लिए बेइज्जती समझा जाता है। सऊदी सारिफ ने शाह महमूद कुरैशी की यूरोपीय सफ़ीरों के साथ होने वाली मुलाकातों की तस्वीर शेयर करके लिखा कि सऊदी अरब के सामने मुतकब्बराना अंदाज, जबकि यूरोपीय ममालिक के साथ खौफजदा होकर बैठे हुए हैं। एक सऊदी शहरी ने सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि हम हैसियत सऊदी ये कबूल नहीं करते कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अपने अंदाज से सऊदी सफ़ीर की बेअदबी करें। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के बैठने के अंदाज और मेहमान के चेहरे की तरफ पाँव रखना सऊदी सफ़ीर की तौहीन है, ये गैर मामूली है। एक और सऊदी शहरी ने लिखा कि मेज़बान शाह महमूद कुरैशी के बैठने का तरीका एहतराम की निशानदेही नहीं करता। वो समझते हैं कि बाज़ लोगों को अहले अरब से ऐसे कोर्सेज की ज़रूरत होती है जो उन्हें अखलाकियात और मेहमानों के साथ हुस्न सलूक सिखाएं, जैसा कि उनके आबाओ अजदाद को इस्लाम और इसकी तालीमात सिखाई गई थी। एक पाकिस्तानी ने लिखा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में शाइस्तगी और आजिज़ी ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी को बॉडी लैंग्वेज में आजिज़ी का मुज़ाहरा करने में बेहतर नज़र आना चाहिए। एक और सऊदी सारिफ ने अपनी ट्वीट में तबसरा करते हुए लिखा कि शाह महमूद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज कन्फ्यूजन का शिकार है और वो मसनूई ताकत से अपनी कमज़ोर पोजीशन को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेहमान के सामने बैठने का ये गैर शाइस्ता अंदाज नाकिस तरबियत की निशानदेही करता है। इससे कबल चीनी वफ्द से मुलाकात में भी शाह महमूद कुरैशी के बैठने का अंदाज तवज्जो का मरकज बना था और सोशल मीडिया पर इस पर खूब बहस भी हुई थी। सिर्फ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी नहीं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रवैये और बैठने के अंदाज भी मौजूद बहस रहे हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद सरबराही इजलासों के लिए राइज, रिवायती सफारती आदाब का ख्याल न रखने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई बार खबरों में रह चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गलतियाँ इसके बावजूद हुई जब उन्हें छोटी से छोटी तफसील, यहाँ तक कि किससे हाथ मिलाना है और क्या करना और कहना है, सबके बारे में ब्रीफ किया गया था। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुतकब्बराना रवैये पर तो पूरी दुनिया से तनकीद की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी गलतियाँ
सफारती आदाब से बेखबरी है या ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद होने की वजह से मौजूदा हुकूमत सफारती अखलाकियात भूल जाती है? ये एक सवाल है। ज़रूरत इस अमर की है कि सफारती आदाब का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान को सियासी तन्हाई से बचाने के लिए इक़दामात मुतकब्बराना रवैया तर्क करके सफारती अंदाज इख्तियार किया जाए। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे 2022 कर्ज की कहानी क्या बता रही है, 2021 में क्या रहा, 2022 में क्या होने जा रहा है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में 2021 का सूरज कई यादें लिए गुरूब हो चुका है। नई उम्मीदें, दावे और तवक्कुआत का ना खत्म होने वाला सिलसिला है, मगर सवाल यह है कि क्या हमारे लिए सब अच्छा होगा? हकीकत में 2021 पाकिस्तानियों के लिए परेशान कुन साल साबित हुआ। साल के शुरू में डॉलर 153 रुपये का था और आज 181 रुपये का है। महंगाई की शरह साल के आगाज में 6% थी, आज 13% है। आटे का 20 किलो का थैला औसत 199 रुपये 78 पैसे महंगा हुआ। साल के शुरू में 84 रुपये मिलने वाली चीनी 140 रुपये फी किलो तक गई। तालीमी मयार पहले से ज्यादा गिरा हुआ है। करप्शन में हम मजीद 2 दर्जे नीचे आ गए हैं। निज़ाम इंसाफ में हम 1 दर्जे मजीद नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान ने इस साल एक अहम संगे मील उबूर करते हुए करप्शन में पहला नंबर हासिल किया। 2021 में सरकारी मुलाजमीन हमदर्दी, दर्दमंदी और इमानतदारी में आखिरी नंबर पर रहे। 2021 में पाकिस्तान ने 2 वजीर खजाना बदले, जबकि शौकत तरीन साहब तीसरे पर हैं। पाकिस्तान नए साल 2022 में दाखिल हो रहा है, जिसमें कर्जों में बेतहाशा इजाफे, कौमी वसाइल के ज़िया, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, सेहत और तालीम की नाकिस सहूलियात जैसे मसाइल का सामना करना है। पाकिस्तान आलमी बैंक के कर्जा सर्विस मुअत्तली इक़दाम के लिए अहल 73 रियासतों में सबसे ज़्यादा कर्जे लेने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान के कर्जों का जायजा आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा यानी एक्सटर्नल डेट 127 अरब डॉलर्स हो चुका। पाकिस्तान अपने अखराजात पूरे करने के लिए रोजाना 14 अरब रुपए का कर्जा ले रहा है और इसका मुल्की और बैरूनी कर्जा 280 बिलियन डॉलर्स यानी 50,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जो कि जीडीपी का 94% है। मौजूदा हुकूमत ने अपनी मुद्दत के दौरान मुल्की कर्जों में 20,000 अरब रुपए का इजाफा किया है। तवानाई बहरान और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मुल्की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत की नाकाम पॉलिसी के बायस गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, यानी सर्कुलर डेट भी जान नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान जीडीपी के एतबार से दुनिया में 181वें नंबर पर है। इसी तरह शहरियों की कुव्वत खरीद में पाकिस्तान दुनिया में 174वें नंबर पर है। मुल्क मसाइल की दलदल में फंसा हुआ बल्कि धंसा हुआ है, जबकि हुकूमत की जानिब से चैन की बांसुरी बजाई जा रही है, जो कि गैर संजीदगी का इजहार है। ज़रूरत इस सब्र की है अवामी मसाइल को हल करने के लिए संजीदा कोशिशें करें, ताकि 2022-2021 से कदर बेहतर हो। इससे तो किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।